नया नेपाल कैसे बनेगा? नया नेपाल क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? नए नेपाल में क्या राजशाही की वापसी होगी? नए नेपाल से हिंदुस्तान के संबंध कैसे होंगे? इस वक्त चीन, अमेरिका, भारत और बांग्लादेश की नजरें नेपाल पर टिकी हैं। सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के एक एक कदम को जिनपिंग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनकी पूरी मदद का वादा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेपाल के पल पल का अपडेट ले रहे हैं। भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस भी नेपाल में अपना स्कोप खोज रहे हैं। नेपाल छोटा मुल्क है, आबादी करीब 3 करोड़ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में नेपाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। जनजी आंदोलन के दौरान हुई आगजनी तोड़फोड़ से नेपाल करीब 50 साल पीछे जा चुका है। नेपाल को करीब 25 अरब का नुकसान होने का अनुमान है। सुशीला कार्की ने कामकाज शुरू कर दिया है। नए गृह मंत्रालय में बनाए गए प्रधानमंत्री भवनों में फाइलों पर साइन शुरू कर दिए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में जेनजी की डिमांड को पूरा करना है। अब तक उन्होंने जो फैसले किए हैं उनमें जेनजी का पूरा असर दिखाई दे रहा है। सुशीला कार्की का पहला फैसला, जेनजी आंदोलनों में मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा देने का निर्णय। दूसरा फैसला, शहीद परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। तीसरा फैसला, हिंसा, हत्या, आगजनी, लूटपाट की न्यायिक जांच कराने के आदेश। चौथा फैसला, सभी घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान। जेनजी आंदोलन में नेपाल के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सिंह दरबार समेत सैकड़ों सरकारी और निजी इमारतें जला दी गईं। आगजनी से नेपाल के करीब 1000 इमारतें ऐसी हैं जो दफ्तर चलाने और रहने लायक नहीं बची। 300 ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जल चुकी हैं। सुशीला कार्की ने ऐसी इमारतों के असेसमेंट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें दोबारा बनाने और सुधारने में खर्च कितना आएगा। काठमांडू में असेसमेंट का काम फौरन शुरू हो गया। काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में करीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हैं, झुलस चुकी हैं। उसके साथ साथ करीबन 30 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो अब तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और कुल मिला के 1000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान सोचे समझे तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा कहा गया कि इमारतों को वेंडलाइज किया गया, आग के हवाले किया गया। अब उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद जहां जहां पे बिल्डिंग में विजुअल डैमेज है या फिर मशीन्स के द्वारा ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको ग्रीन, येलो और रेड से चिन्हित किया जाएगा ताकि उस बिल्डिंग को अबेंडन घोषित किया जा सके। और यही इस समय तैयारी है। प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी इस वैंडलाइजेशन या फिर आग लगाने के पीछे है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नया नेपाल बनाने के लिए सुशीला कार्की को सैकड़ों करोड़ के फंड की जरूरत होगी। ऐसे में भारत से उनके मधुर संबंध काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी मदद का वायदा किया है। 2025-26 के लिए नेपाल का बजट 1964 अरब नेपाली रुपए है। भारत भी हर साल बजट में नेपाल के लिए फंड का ऐलान करता है। इस बजट में भारत ने नेपाल को 700 करोड़ का फंड दिया। नेपाल में जिस तरीके से काठमांडू की बड़ी इमारतें जला दी गईं, उसे बनाने के लिए और बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। हम इस समय बार एसोसिएशन के इस भवन में हैं। यहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुशीला कार्की अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल की, उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि जिन लोगों ने जेनजी प्रोटेस्ट की आड़ में इसको वेंडलाइज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ जल गया है, जो बुक्स हैं, किताबें हैं और उसके अलावा जो बाकी सामान है, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर चेयर्स, टेबल्स थी, वो भी यहाँ से पूरी तरह से झुलस चुकी हैं। ऐसे में भारत ही बिना शर्त नेपाल की मदद कर सकता है। इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं।
अंतरिम सरकार से जेनजी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। अंतरिम सरकार से जेनजी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उनकी पहली प्राथमिकता ओली और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के खिलाफ जांच की है, जिन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अंतरिम सरकार ने ओली के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। अंतरिम सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को बहाल करने की है, ताकि टूरिज्म सेक्टर में फिर बहार आ सके। काठमांडू और आसपास दर्जनों पुलिस स्टेशन जला दिए गए। ऐसे में पुलिस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। नेपाल की सत्ता बदल गई तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान उन सरकारी इमारतों को हुआ जहां पे पुलिस स्टेशन थे, डीएसपी हेडक्वार्टर्स थे। ये पूरा डीएसपी का ऑफिस था। इसको जब जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ तो भीड़ ने पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया, आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से झुलस चुकी हैं और मलबे में तब्दील हो गई है। यहाँ तक कि जो बाहर का ऑफिस था वो भी खत्म हो चुका है और ये स्थिति इस समय गौशाला पुलिस स्टेशन की है। पूरा खत्म हो गया और फिर उसके बाद जो सामान, जो डॉक्यूमेंट्स इस बक्से के अंदर थे वो ज्यों के त्यों रहे और वो भी झुलस चुके हैं। और ये इस समय की तस्वीर है, क्योंकि अब स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सुशीला कार्की को अभी अपनी कैबिनेट बनानी है। जेनजी अपनी पसंद की कैबिनेट बनाने का दबाव बना रहे हैं, इसीलिए नई कैबिनेट के ऐलान में देरी हो रही है। जेनजी ऑनलाइन वोटिंग से कैबिनेट बनाना चाहते हैं। वोटिंग में वो जेनजी भी अपनी राय रख रहे हैं जो नेपाल को फूंक कर रील बनाने में मस्त थे, जो खुलेआम आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। सोचिए, ऐसे जेनजी लीडर के साथ नया नेपाल बनाना कितना मुश्किल सपना है। सुशीला कार्की अपने पास 25 मंत्रालय रख सकती हैं, 15 कैबिनेट मंत्री बना सकती हैं। इस बीच सुशीला कार्की की कैबिनेट में एक और महिला के नाम की चर्चा बहुत तेज हो गई है। ये सुमाना श्रेष्ठ हैं, जो ओली सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी आरएसपी से इस्तीफा दे दिया है। सुमाना श्रेष्ठ का जेनजी और सुशीला कार्की के पाले में आना पूर्व प्रधानमंत्री ओली के लिए बड़ा झटका है। सुमाना ओली सरकार के करप्शन पर बड़े खुलासे कर सकती हैं और इस बीच ओली पर हमास से कनेक्शन बनाने, भारत के खिलाफ साजिश रचने, भारत विरोधियों को नेपाल में शरण देने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि जबरदस्त नेशनलिज्म घुसा के आपने इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी से आपका ने नाता तोड़ दिया और आप खड़े हो रहे हैं किसके साथ? उत्तर कोरिया के साथ, ईरान के साथ, हमास के साथ खड़े हो रहे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंटरनेशनली, वो तो आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। हमास आएगा आपको बचाने के लिए, उत्तर कोरिया आएगा, ईरान आएगा। और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है और जबरदस्त करप्शन क्लाइमेक्स में है, तो आपको कहीं ना कहीं जाके क्रम्बल होना ही था। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नेपाल के कम्युनिस्ट नेता हैं। नेपाल में पिछले 15 साल से कम्युनिस्ट पार्टियों की या फिर उनकी मदद वाली सरकारें नहीं। इस दौरान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को दबाने की कोशिश की गई। ओली की कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद अब नेपाल में जेनजी का एक बड़ा धड़ा फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक धड़ा हिंदू राष्ट्र के साथ राजशाही की वापसी चाहता है। 2006 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था। राजशाही के पतन के साथ नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। मैं यही कहूंगा कि हमारे सभी के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र देश बनने की बात हो रही है, मेरा विचार है कि ऐसे प्रधानमंत्री आकर जो कि बीएचयू से शिक्षा लेकर और हमारे पूरा हिंदू राष्ट्र देश बनने के लिए जागरूक हैं। और मेरी यही धारणा है कि हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे पशुपतिनाथ जी का और ये नेपाल हिंदू राष्ट्र देश दोबारा से बने। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के नेपाल में लाखों फैंस हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी नेपाल में हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में खुलकर आ गए हैं। वो हिंदुओं को पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात बता रहे हैं,
जहां हिंदू खतरे में है, उनकी आबादी लगातार घट रही है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। बांग्लादेश नेपाल की घटनाओं को से सबक भारत को लेना चाहिए। भारत में सामाजिक समरसता का संदेश बहुत जरूरी है। भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण संकल्प बहुत जरूरी है। हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भारत के प्रदेशों में भी यही हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए। हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है, हिंदुत्व एक शांति की विचारधारा है, हिंदुत्व सबको अपना बनाने की विचारधारा है, हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हिंदू मुसलमान का ये जो विवाद बना रहता है ये भी शांत होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की बात काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर तक असर दिखा रही है।